वालेकुम, मैं हूं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और थोड़े बहुत हैरान भी होंगे। हैरान इसलिए होंगे कि आज मैं तने तनहा क्यों यहां पर मौजूद हूं और सदफ अब्दुल जब्बार कहां हैं। तो सदफ अब्दुल जब्बार इदारे के लिए यानी कि ARY न्यूज़ के लिए एक अहम मिशन पे है और इंशाअल्लाह उनकी जल्द वापसी होगी, तो आप उनको दोबारा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देख सकेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। कुछ खबरें ज़ाहिर है कि इस हवाले से र्यूमर्स थे कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस में मज़ीद कमी हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुतालबात हैं और IMF के साथ जो रही सही उम्मीद बाकी रह गई है, तो उसके पेश नज़र हो सकता है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको बढ़ा दिया जाए, टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाए। तो ये एक अलग जगह एक परेशानी है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत की तरजीहात वही हैं। यानी कि हर गुजरते दिन होता यही है कि मैं सोच रहा होता हूँ कि शायद आज दिन का आगाज़ कुछ ऐसे हो कि कुछ बेहतरी की नवीद हो, कोई अच्छी खबरें सुनाई जा सकें, कोई पॉजिटिविटी की बात हो, मुल्क में रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हों। अब तो जाहिर है कि ये समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी वतन के साथ मोहब्बत का सबूत दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है, हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आप पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और आपकी जो जाहिर है कि सियासी जो वाबस्तगी होगी वो पाकिस्तान से बढ़कर नहीं होगी। लेकिन इस मौके पर जाहिर है कि पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए और वतन से मोहब्बत जाहिर है कि हम सब पे एक कर्ज भी है। तो ये बात तो अपनी जगह हो गई। बाकी ये है कि मौसम जो है उसकी शिद्दत में गुज़िश्ता 2 दिन से कराची के आवाम के लिए इतना मैं कह सकता हूँ कि बेहाफ पे कि बहुत इजाफा हो गया है। लोड शेडिंग खासी हो रही है, एटलीस्ट जिस तरफ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, क्योंकि आगे मामलात ना नहीं ठीक हुए तो ये जून में वैसे ही प्रेडिक्शन कर दी गई है कि एंड का जो महीना है वो काफ़ी गर्म रहेगा। तो मज़ीद भी काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। साने में के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का वक्त आ गया। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद झुटलाए नहीं जा सकते। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। पाकिस्तान के सियासी मैदान में नई पार्टी उतरने को तैयार। जहांगीर तरीन आज इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जमात का ऐलान करेंगे। नाअहली खत्म होने तक पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर होंगे। और आज ब्रेन ट्यूमर से आगाही का आलमी दिन है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दुनिया में यौमिया 1 लाख में से 10 मरीज इस बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी सज्जनों ते मित्रों, सबसे शुरू में हम बात करेंगे जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तय किया गया कि सानिया 9 में जो हुआ था उसने जाहिर है कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज़ में हर मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी को, और पाकिस्तान की सिर्फ तूलो अर्ज़ में नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उनके जाहिर है कि उनके लिए एक बहुत ही सदमे और धचके का बायस वो दिन था। और जाहिर है कि मेरे लिए खुद ये एक बड़ी परेशान कुन बात थी, दिल दहला देने वाली वाक़या था जो उस दिन एक नहीं बल्कि कई वाक़यात तवातुर से रुनमा हुए। अच्छा, उसके अंदर अब ये हुआ है कि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, इसमें अब ये कह दिया गया है कि एक तो मजम्मत की गई है और साथ ही साथ दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि वक्त आ गया है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाए। और इसके साथ साथ सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अच्छा, उन्होंने मजीद कहा कि सियासी सरगर्मियां रोकने के इल्जामात अफवाज को बदनाम करने की मजमूम कोशिश हैं। अच्छा, मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन और उनके हामी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस हवाले से क्लियर कट पैगाम आ चुका है और ये वो मामला है कि जिस पर जो हमारी मिलिट्री और जो सियासी क़यादत है वो इस वक्त नज़र आ रहा है कि एक पेज पे हैं।
तो इस पर ज़रा ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके एलामिया जो जारी किया है मच एंटीसिपेटेड, उस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये ज़रा फरमाइएगा कि 9 मई के हवाले से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, जो बताया गया है कि जो दुश्मन कभी ना कर सका वो 9 मई को अपनों ने कर दिया, उसके ऊपर ये एक तो ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है और ये कितना वाज़ेह और सख्त पैगाम है और ये क्या मैसेज देता है? सती देखें, सबसे अहम बात ये थी कि हम बड़ा क्रिएट करने की कोशिश की थी कि कोई रैंक एंड फाइल में कोई रिजेंटमेंट है, कोई ऐसी बात है। कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि फौज एक बहुत डिसिप्लिन अदारा है। फौज जो है वो बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड है। तमाम ट्रुप्स राइट फ्रॉम सिपाही से कोर कमांडर तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ देखते हैं और उनसे अहकामात देते हैं। ये बड़ी क्लियर बात की गई है। नंबर 2, अहम बात की गई कि शोहदा के बारे में कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अपने शोहदा के मामले में बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि वो हमारे माथे का झूमर है और मोराल ऑफ ट्रुप्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल करना। और अभी पिछों शोहदा भी बनाया गया जिसके अंदर तमाम शोहदा को बुलाया गया और सब ने वहाँ पर बात की, उनसे ख़ास तौर पर ज़्यादा यकजहती की बात की गई। फिर साथ ही साथ ये एक बहुत अफसोसनाक बात होती है जिस तरीके से कैप्टन कर्नल शेर जो एक निशानी हैदर है और उसके बाद MM आलम जिनका जहाज आपको पता है 5 जहाज गिराए और दुनिया की अकेडमी में उसके बारे में बताया जाता है। तो ऐसी बेहरमती करना देवर अनएक्सेप्टेबल और इसीलिए ये कहा गया कि इस पे एक हमने बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया है अवाम से मोहब्बत का, लेकिन दिस इज लास्ट टाइम एंड नाउ वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस वायलेशन। फिर उसके बाद एक जो अननेसेसरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली के पता नहीं कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, क्या बातें हो रही हैं और नॉट रियलाइजिंग के देखें वहां पर दुनिया में इतना आपके सामने जेल से खवातीन ने खुद कहा कि वी आर द मोस्ट कंफर्टेबल इन द जेल, कोई ऐसी बात कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो बड़ी बात की गई। क्या आपने देखा ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस पे इशू किया था, जो लोग पकड़े गए थे, क्या अमेरिकन ने इंडिया में, पाकिस्तान को कहा था कि हमारी बड़ी वायलेशन हो रही है? या यूनाइटेड किंगडम में जो एक इंसिडेंट हो, रात को पुलिस को कहा कि सब कुछ सजाएंगी, सब कुछ किया, उसके बारे में किसी ने हुन पुरानी किया। तो आप अपने मुल्क में अपनी बदनामी की तरफ सिर्फ एक माइलस्टोन लेने के लिए, एक चिंपी गेन करने के लिए मुल्क को बदनामी करना चाहिए, ये उसमें बड़ी क्लियर बातें की। और फिर लास्ट था कि किसी को भी जिसको फेज 1 तकरीबन कंप्लीट हो गया, अब इन शख्सों के खिलाफ घेरा और तंग हो रहा है, जियो फेंसिंग की जा रही है, रिपोर्ट ली जा रही है, एंड देन आई थिंक देयर केस विल बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट एंड आल्सो अंडर। अच्छा सर, अब जरा ये फरमाइएगा हारिस नवाज साहब कि ज़ाहिर है कि यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन आई डू, ये आर्मी ऑफिशियल आर्मी एक्ट और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये बेसिकली इनमें फ़र्क क्या होगा और क्या कार्रवाई होगी, क्या सजाएं इसके तहत हो सकती हैं, ये ज़रा मुझे बता दीजिएगा। देखें सदीप, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2 हैं पाकिस्तान में, और इनमें तमाम सिविलियन कैन बी ऑल्सो ट्राइड। जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जाएंगे, सेंसिटिव एरिया पे जाएंगे, आर्मी की कोई सीक्रेट्स लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ एक्ट लग सकता है और ये स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन एक भाम पैदा किया गया जान के, ये एक फैलाई जाती है बात कि पता नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में क्या होता है। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल सिविल कोर्ट। इसमें जो एक्यूज होता है उसको आप अपना डिफेंस का लॉयर भी रख सकते हैं, तमाम जो भी आपने अपनी देनी है गवाहियां वो भी दे सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है इसके अंदर कि ये स्पीडी ट्रायल होता है और इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, जो कि आम तौर पर सिविल अदालतों में होता है। इसलिए लेकिन इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। ये क्लियर एक बात बता रहा हूँ, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। लोग डरते इसलिए कि पता नहीं कोई वहां पर सुनेगा नहीं सुनेगा, लॉयर भी उनका होगा, एविडेंस भी उनकी होगी, रिकॉर्ड की जाएंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो ये इसमें फर्क है, होना चाहिए। लेकिन एवरीवन कैन बी ट्राइड आफ्टर 1961-7 के अमेंडमेंट के बाद। एनी सिविलियंस जो और इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं
मिलिट्री कंटोनमेंट जाते हैं, कोई सीक्रेट चीज़ें उठा लेते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। वैसे भी ये मकसद ये है कि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस, ताकि आइंदा कोई और ऐसी बात ना करे। और गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब इसके बाद हम ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी ऐसी हरकत कर सके। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि एक तो इस सूरत हाल को इस नहज तक पहुंचाना, क्योंकि आपको पता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वही वाला मामला है कि आप ये देखिए कि ये एक अरसे से इस मामले पर बयानबाजी जारी थी। एक अरसे से आप ये देखें कि जब लीडरशिप इस हवाले से बात करती है ना, तो आपके कारकुनान को भी मौका मिलता है कि वो भी जहर उगलें, वो भी अपनी राय का समझबूझ जितनी भी उनके अंदर है उसके मुताबिक इजहार करें। तो लीडरशिप का काम होता है उनके माइंड्स को शेप अप करना, क्योंकि ओपिनियन मेकर्स होते हैं। अब ये एक अरसे से ये सूरत हाल चल रही थी जिस पर रेस्ट्रेंट शो किया, और आप ये देखें कि वो मामला 9 मई तक पहुंचा। अच्छा, इस हवाले से मैं जाहिर है कि हम बात करते हैं कि आज़ादी इजहार होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो ट्विटर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से तज़हीक का निशाना एक अरसे से हम देख रहे हैं बनाया जाता रहे इदारों को, और इस तरीके से बात की जाती रही है, तो आप समझते हैं कि इस हवाले से भी मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा लोगों को करना चाहिए जो कि पहले नहीं किया गया था, और कुछ थोड़ा सा ट्रेस किया जाना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए जो लोग ये काम भी करते हैं? देखें, सबसे अफसोसनाक बात यह कि पीटीए के जो चेयरमैन है, उन्होंने जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया 25 मई से 2022 से, और उसको कल्मिनेट किया 9 मई 2023 को, जिसमें उन्होंने बच्चियों के ब्रेन वॉश किए, उनके माइंड को पॉल्यूट किया, उनको बताया जी कि फौज ये कर रही है, कभी किसी का नाम ले दिए, कभी फौज को कह दिए सादिक हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, फिर उसके बाद ये न्यूट्रल जो जानवर होते हैं, फिर जन बाजवा का जिक्र, फिर एक दूसरा आईएसआई के अफसर का जिक्र बार बार, और फिर एंड में जन सारा मलबा जो है जन आसिम मुनीर को डाल दिया। तो ये इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स को सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। और फिर जो उस वक्त इश्तिहाल दिला रहे थे, इशारे कर रहे थे, आओ ये कर लो, हमने ये कर दिया, इनकलाब लिया है, तो आई थिंक दे नीड टू लर्न अ लेसन कि आइंदा ऐसी बात नहीं की जाएगी। इसके लिए कोई हमारी बहुत बड़ी रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अब फिर आप किसी हालत में भी फौज और अवाम को आपस में नहीं लड़ा सकते, इनमें डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो कोशिश की गई आई थिंक इसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, बड़ा क्लियरली आपने एलेबरेट किया और हमें बताया। जाहिर है कि इस मामले पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। अब मुल्क का दिफा किसके हाथ में है? पाक फौज के हाथ में, फौज पाकिस्तान के हाथ में। और जाहिर है कि वो जब कोई बैरूनी साजिश होती है तो उसके सामने आहनी दीवार बनते हैं। तो हमारे लिए भी हमारी डेड लाइन क्या होनी चाहिए, दैट सेंड्स अ वेरी क्लियर मैसेज। और जाहिर है कि इख्तलाफात हों भी तो इस हवाले से ये तरीक़ाकार किसी सूरत भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं जी। सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में क्या है, और बयानबाजी का सिलसिला जारी है, और एक इख्तलाफात जो है वो हम देख रहे हैं कि उरूज पे हैं। साथ बैठने की कोई राह या कोई समत दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने पीटीआई को आड़े हाथों लिया है और कहती हैं कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि गद्दार साजिशी फॉरेन एजेंट हर बार किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और मजीद कहा कि मिलिट्री इमदाद रुकवाने की साजिश 9 में सानहे की कड़ी है। मुआशी दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना पीटीआई का मिशन है, और अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग इसी मिशन के लिए की गई। दुश्मन एजेंडे और उसके आलायकारों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। 2018 के बाद जो मुसल्लत हुआ माइंडसेट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 4 साल मईशत का जनाजा निकाला। 9 मई का वाकया, बिल्डिंग्स जलाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है? अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है जो मुल्क के खिलाफ चल रहा है। जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। खुदकश बम बार हो कि कभी मईशत पे फट जाते हो, कभी अवाम के रोजगार पे फट जाते हो, कभी तुम तरक्की की, जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो उस पे फट जाते हो। तुम चाहते क्या? मुल्क की सलामती पे फट जाते हो।
अच्छा, एक जानिब तो ये हुआ ना, दूसरी जानिब हो क्या रहा है कि जो पीटीआई छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है और ये अरकान पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ग्रुप, जिसके हवाले से हम आपको शुरू में बता भी चुके थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक नई कोई पार्टी है, उसका नाम फाइनल हो चुका है। जहांगीर तरीन साहब अभी तो पैटर्न होंगे, अब्दुल अलीम खान साहब सदर होंगे, जब तक ये जहांगीर तरीन की नाअहली का मामला कुछ उसको होता नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। अब ये है कि आज इस हवाले से कहा जा रहा है, ऐलान किया जाएगा और नाअहली खत्म होने की सूरत में वो पार्टी के चेयरमैन होंगे। अच्छा, पंजाब के साबिक वजीर मुराद राज भी अपने पुराने साथी जहांगीर तरीन के जहाज़ पर सवार हो गए हैं। फिर और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी ने मुलाकात करके ग्रुप के साथ जाने की यकीन दहानी कराई है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये भी है कि ग्रुप अरकान के लिए इशाइये का अहतमाम किया गया है अब्दुल अलीम खान की जानिब से। जहांगीर तरीन साहब भी उसमें होंगे और कोई 100 रहनुमाओं ने शिरकत की। इमरान इस्माइल साहब उसमें थे जी, अली ज़ैदी, महमूद मौलवी, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान भी थे, मुराद रास, नौमान लंगड़ियाल और आमिर ज्ञानी भी इसमें मौजूद थे। इस सारे ये जो इशाइया था, तो ये क्या मैसेज सेंड करता है आप लोग समझ सकते हैं। इससे ये आइडिया हो रहा है कि अब ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी में फिट नहीं हुए या उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा, वो इस पार्टी में जाएंगे और फिर लेट्स सी के व्हाट हैपेंस विद दैट। तो अभी इस सूरत हाल में क्या सूरत हाल हम देख सकते हैं। हम प्रॉब्लम जो है वो दरअसल ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त बात की जाए तो किससे की जाए। जो मुज़ाकरात होने थे, जो ज़ाहिर है कि असम्बलियों में जाने की बात हो रही थी, जो एक आइनी कवर देने की बात हो रही थी इस इलेक्शन के मामले को, अभी 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो क्या उसके बाद फिर इलेक्शन हो पाएंगे। और मौजूदा सूरत हाल में ज़ाहिर है कि एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो नैरेटिव सामने आया था फवाद चौधरी साहब का या बाकी, वो लोग एक अलग डगर पे चल रहे हैं। फिर कुछ लोग पीपल्स पार्टी में एडजस्ट हो रहे हैं। नू लीग इस हवाले से अभी तक क्लियर है कि जी हमें कुछ बंदे नहीं चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इस हवाले से हम बात भी करेंगे क्योंकि बड़ा क्लैरिटी चाहिए जी इस वक्त। मुल्क को एक यकसुई चाहिए, एक क़यादत चाहिए ताकि हम बात कर सकें और इलेक्शन के नतीजे में जो भी इस हवाले से कोई मजबूत और मुस्तहकम कोई हुकूमत आएगी तो जाहिर है कि वो फैसले भी ले सकेगी और फैसलों के पीछे खड़ा भी हो सकेगी और जाहिर है कि एक रोड मैप देगी आवाम को। इस वक्त हो क्या रहा है कि जाहिर है कि कोई कहता है, मरीम नवाज साहिबा कह देती हैं कि जी हमारी हुकूमत नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो एक अलग से ख्वाब देख रखा है और राइटली सो कि वो चाहते हैं कि उनके साहबजादे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो आगे आगे हम देखेंगे कि जो इलेक्शन करीब आएंगे, क्योंकि ये एक इंतखाबी इत्तेहाद बेसिकली नहीं है, तो इंतखाबी इत्तेहाद हो तो वो एक अलग सूरत हाल होती है, उसमें सीट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी। अब इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा खासी गुफ्तगू मैंने कर ली, लेकिन अंदर की कहानी क्या है, अंदर क्या पक रहा है, क्या होने जा रहा है। हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो भट्ट साहब, इशाइया जो हुआ उससे क्या हम एक राय लें, क्योंकि ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं कि ये जो लोग वहां पर थे वो शामिल होंगे इसमें, और मजीद कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। जी अशफाक साहब, बिल्कुल जो इशाइये में आ गए वो तो शामिल ही हैं, लेकिन इसमें थोड़े हैरान कुन लोग भी हैं। जैसे आप देखें कि आज इम्कान है इमरान इस्माइल का, और फिर आप देखें कि वो तो गवर्नरशिप तक, और बल्कि ये वो लोग हैं कि जिनकी पहचान ही पीटीआई थी, पहले इनको कोई जानता नहीं था, और अब भी कोई इतना इनकी अपनी तो कोई इतनी हैसियत उस तरह पॉलिटिकल नहीं है। फिर अगर हम बात करें, इमरान इस्माइल का नाम ले लें, अली ज़ैदी साहब का नाम ले लें, मतलब अली ज़ैदी साहब भी जी हार्ड रहे। अच्छा जी बिल्कुल। फिर अगर हम जहांगीर तरीन या अब्दुल अलीम खान, इन दो लोगों का किसी हद तक कोई जस्टिफिकेशन है कि दोनों ने बहुत ज्यादा जो है वो माल भी खर्चा, जो है मेहनत भी की पीटीआई के लिए, लेकिन उन दोनों के खिलाफ जो है खान साहब की हुकूमत में कार्रवाइयाँ हुई। अब्दुल अलीम खान जेल में रहे और उनको बड़ा क्लियर, खान साहब खुद कहते रहे कि वो समझते हैं जी मैंने उन्हें करवाया था। अब ये तो उसमें जाहिर है अलीम खान के पास कोई ऐसे सबूत भी हैं, वो कहते हैं। फिर दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, उनका देख लें कि उन्होंने भी काफी केसेस जो हैं वो खान साहब की वजारत उज़्मा में भुगते। ये दो लोग तो समझ भी आते हैं और इनकी अपनी कोई वैल्यू भी है, और ये दोनों पहले से सियासत में थे। ये पीटीआई इनकी पहचान नहीं थे, ये पहले भी थे। लेकिन बाकी आप देखें, अब मुराद राज देखें, वो भाई आपको कौन जानता था पहले?
और फिर ये इस बंदे ने 5 साल मौज ली है स्कूल की वजारत, जो बड़ी अहम होती है सूबाई लेवल पे तालीम की, वो एंजॉय की। और फिर जो है वो आप देखें कि जब मौका आया तो वो वहां पर बैठे हैं। और आप ये भी देखें, ये वो नाम है जिनकी आईजी साहब नाम ले चुके हैं कि इनके भी बारे में सबूत है 9 मई के हवाले से, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो अब बरियोजुमा है। फिर फयाजुल हसन चौहान देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मौज की। अच्छा, मुझे अब जरा ये फरमाइएगा, इनके पास कोई भट्ट साहब मुझे एक चीज जरा फरमाइए, मुझे ये जरा बताइए कि इस वक्त नून लीग क्या सोच रही है, क्योंकि सूरत हाल सारी ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब एक्टिव हैं, कुछ लोग वहां पर गए भी हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी ये नई पार्टी भी बन रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से। ये नून लीग को इस सूरत हाल में वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल पैरा है इस वक्त, या वो भी अपने अंदर कोई अरकान लेंगे पीटीआई से निकले हुए? उनकी सोच क्या है इस वक्त? जी, बड़ा अच्छा सवाल है शख्ता आपने किया। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल उनका, क्योंकि 90% आप देखें कि उनके हल्के जो हैं वो फुल हैं, उनके लोग हैं बड़े, बल्कि कुछ हारे हुए भी वो समझते हैं कि वो स्ट्रांग हैं। उनको एक सबक मिला हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में, आपको याद है जो 20 लोग पीटीआई के मुनहरफ डी सीट हुए, तो उसमें से 15 जो है वो पीटीआई जीत गई। और वो उन्होंने बेस जो मुस्लिम लीग नून ने जब तहकीक की तो मेन पॉइंट ये था कि वो लोग जो थे वो मुस्लिम लीग नून के जो असल हल्के में लोग थे, या जो उनके कारकुन कह लें या नाज़िम लेवल के, उन्होंने उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया, वो उन्हें अपना कैंडिडेट माना ही नहीं। अच्छा। वो उनको सबक मिल चुका है, इसलिए कि वो समझते हैं कि अपना बंदा बेशक वो एक दफा हारा भी हो वो ज्यादा बेहतर है कि पीटीआई का लें। दूसरा, पीटीआई को इन लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसी इनकी मजबूरियां हैं, यहूदी ऐसे कर रहे हैं कि ये इनसे पीपल्स पार्टी जो कि उनके इतने ज्यादा पंजाब में नहीं लेकिन जनूबी पंजाब में है, वो इसलिए बेहतर है कि ये जो ग्रुप बन रहे हैं या नई जमात, लोग इनको पसंद नहीं कर रहे। अगर हम जब पब्लिक में जाते हैं उन्हें पूछते हैं तो वो इवन नफरत का इजहार करते हैं नए ग्रुप्स और नई पार्टियों का, अगरचे वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी। इसीलिए मुस्लिम लीग नून का जो आपने सवाल किया कि वो वेट एंड सी, और वो इनको हाथ नहीं लगा रही, इनको टच नहीं कर रही, वो कह रहे हैं पहले ही हम महंगाई और जो हुकूमत की वजह से बदनामी हमारी हो रही है, अब मजीद ऐसे लोग लेंगे। हाँ, उनमें से कुछ बहुत उन्हें जो लगा कि यार ये जीत सकता है, शायद उसको वो ले लें, अदरवाइज जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है इनको लिफ्ट नहीं करवा रही। इसीलिए ये नई जमात बनी है। लेकिन नई जमात का आपको पता है, पहले पीपल्स पार्टी कई बनी, मुस्लिम लीग नून के भी टोटे हुए, वो आज तक वो जमातें पता ही नहीं कहाँ गई हैं, कहाँ बैठियाट पीपल्स पार्टी है। और काफ लीग का देख लें कि 5 लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून से निकली थी। इसलिए ये नई जमात, नए ग्रुप्स, ये लोगों में इनकी पजीराई नहीं है, इसलिए ये पीपल्स पार्टी में लेकिन समझदार पुराने लोग हैं, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जैसे मंजूर भट्ट साहब ने कहा, ऐसे कुछ और लोग हैं। इसमें भट्ट साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी जमात पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ नहीं गई। ज़ाहिर है ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि लीडरशिप को बड़ा इस मामलात पर सोच समझ के काम करना चाहिए, और जो आपकी रेड लाइंस हैं उनको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल। और जाहिर है कि एक सियासी इर्तिका का अमल होता है, पार्टियों में टूट फूट भी होती है, नई उनमें से जमातें बनती हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाके देखें तो जमातों का क़याम किस हवाले से अमल में लाया, और प्लस लोगों की ये जो इलेक्टेबल्स की जो सियासत होती है ना, उसका एक अलग ही पहलू होता है। वो हल्के की सियासत होती है, बरादरी की सियासत होती है, मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ लोग रखते हैं, ग्रुप्स की सियासत होती है, तो वो एक अलग अपनी जगह मैटर करती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो सबको मनहूज़ खातिर रखनी चाहिए, ज़ाती मुफाद से बढ़ के आप लोग अपना साथ सियासी मुफाद को रखें, लेकिन मुल्क के मुफाद से मुकद्दम कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक खबर यहाँ पर शामिल करते हैं, अफसोसनाक खबर है जी। मेंगोरा सब्जी मंडी के करीब, स्वात का इलाका मेंगोरा आपके जहन में है, वहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे मजीद तफसीलात देंगे। शहजाद, बड़ा अंदोहनाक वाक़या है, ये कब पेश आया, कब हुआ?
जी अशफाक, बिल्कुल इस तरह के अब से कुछ देर कबल गवारा के सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद ने गश्त पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इमरान और अशरफ नामी जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हो चुके हैं और उनकी लाशें इस वक्त सईद शरीफ अस्पताल में पड़ी है। वाक़े के बाद पुलिस ने जय वक़ुआ का मुआसरा कर लिया है। वहां पर जो नवाही इलाके हैं उनमें सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और मुलजिमान जो जिन्होंने फायरिंग की थी और जो फरार हो गए हैं तो उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मेरी बात हुई पुलिस जराये से तो उनका कहना है कि दोनों पुलिस एहलकार जिनमें अशरफ और इमरान शामिल है वो सब्जी मंडी के करीब गश्त पर थे कि नामालूम अपराध ने उन पर फायरिंग की और वो जख्मी हो गए थे, जिनको सईद शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था और रास्ते में वो जख्मों की ताब ललाते हुए शहीद हो चुके। वाक़े के बाद अवाम में काफी खौफ पाया जा रहा और इस वक्त भी सब्जी मंडी के करीब लोग काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अल्लाह गरीब की रहमत करे जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी नाज़रीन करम, सेहत आमा से मुताल्लिक मसाइल पर बात करने का वक्त हुआ चाहते हैं और ज़ाहिर है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि अपने शो में यानी कि बाखबर सवेरा में हम आपको बताएं कि किस तरह के अमराज मौजूद हैं। हज़ारों तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उनका इलाज किस तरह से हो सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि प्रिवेंटेबल होती हैं, कई होती हैं ऐसी नहीं होती। ऐसी एक बीमारी है ब्रेन ट्यूमर, ये दिमाग की रसोली। अच्छा, यौमिया कहा जाता है कि यार 1 लाख में से 10 अफराद जो हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इस मर्ज को मनाने का, मर्ज के हवाले से जो आगाही का दिन मनाने का मकसद ये है ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस से ये होता है कि आप जल्द से जल्द मुआलिज के पास पहुँचते हैं, उसको कंसल्ट करते हैं, उससे इलाज करते हैं, इलाज करवाते हैं और ताकि आप बेहतर हो सकें। अच्छा, अब यह है कि एक तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है जो शुरुआती दिमाग से होता है और दूसरा सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जिसमें जिगर, गुर्दों, छाती और फेफड़े के अमराज फैलकर इन दिमाग तक यानी कि मेटास्टेटाइज हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि रेडिएशन वाली जगह पर काम करने वाले जो अफराद हैं दे आर प्रोन टू इट, काफ़ी ज़्यादा वो मुतासिर हो सकते हैं। फिर और बाकी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे ये हो सकता है। सीटी स्कैन या MRI स्कैन से इसका तशखीस की जा सकती है या पता चलाया जा सकता है। तो इस हवाले से फर्दर बात कर लेते हैं। मालूमात में इजाफे के लिए और थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोहम्मद राफे साहब। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर मोहम्मद राफे फॉर बीइंग विद अस। ये बेसिकली ज़ाहिर है कि कुछ फैक्टर, लेकिन हर कोई रेडिएशन वाली जगह पे काम भी नहीं करता। बाकी कुछ हवालों से कहा जाता है कि कुछ अमराज जो जेनेटिक होते हैं, क्या इसका ताल्लुक है? जी बिल्कुल इसका ताल्लुक है और मतलब 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। एक वो कि जो आप अवॉइड कर सकते हैं और वो जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो फैक्टर्स आप अवॉइड कर सकते हैं वो जैसे रेडिएशन से एक्सपोजर, आप अगर उस जगह पे काम कर रहे हैं तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। टोबैको का यूज़, अल्कोहल का यूज़, ये भी वो फैक्टर्स हैं जो इसमें ब्रेन ट्यूमर्स के होने में कुछ अपना किरदार अदा करते हैं। मगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, ये अवॉइडेबल नहीं है। और एज है, किस जेंडर से ताल्लुक़ है, किस रेस से, कोई ख़ास ख़ित्ता दुनिया का जहाँ से ताल्लुक़ है, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो तो हमारी जो रेस है यानी कि पाकिस्तानियों के, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी, आर वी प्रोन टू दैट, या हमारे यहाँ क्या केसेस रिपोर्ट होने की शरह क्या है? ये एक अच्छी चीज़ है। एक तो पाकिस्तान का डेटा जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ब्रेन ट्यूमर एपिडेमियोलॉजी स्टडी। मैं उसका भी पार्ट रहा हूँ, उसमें जो है ना मैंने जो है वो स्टडी में शिरकत करी थी और उसके हवाले से ये सामने आया है कि ये पाकिस्तान में सेकंड जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो प्रिवेल करती है। और अगर कैंसर में देखा जाए तो पूरी बॉडी में 4था कॉमन कैंसर है ये। CNS का, ब्रेन का जो कैंसर है, ये 4था कॉमन कैंसर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी आगाही हो इसके मुताबिक। ये मुझे बताइएगा इसकी फर्स्ट साइन क्या होती है? इसके देखें 2 तरीके के साइंस हैं। एक तो अगर ट्यूमर छोटा है और इनिशियल स्टेज में, तो आपको सिर्फ ऐसे साइन सिम्टम्स होंगे जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब सर में दर्द है, भारीपन है, थकावट, ये सारी चीज़ें।
तो ये तो आम रूटीन में भी होती हैं, मगर कुछ साइंस होते हैं जो रेड फ्लैग होते हैं, जो अगर हों तो फौरन ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें ये है कि कोई हिस्सा फालिज हो जाना, कमजोरी आ जाना, जी, झटके पड़ना, बीनाई चली जाना और बोलने में मसला होना या फिर सुनने में मसला होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इसके लिए फ़ौरन फिर कंसल्ट करनी चाहिए। इनको रेड फ्लैग्स कहते हैं। अच्छा, क्या ये क्योर हो सकता है एंड ऑन व्हाट स्टेज? देखें, डिपेंड करता है। अब ट्यूमर्स की भी दो इकसाम होती हैं, अगर ब्रॉडली हम उसको वो करें। एक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि मासूम ट्यूमर, इनकी जड़ें नहीं होती, ये फैलते नहीं हैं। और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जिनको सरतान कहा जाता है, कैंसर, वो जो है वो फैलते हैं और वो जो है ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं ऑब्वियसली वो क्योरेबल हैं, उनको अगर आप सर्जिकली रिमूव कर दें या किसी और तरीके से उसको जो है ना ख़त्म कर दें तो फिर जो है वो रिमूव बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। मगर वो कैंसर जिनकी जड़ें होती हैं उनमें क्योर मुश्किल। अच्छा, इसकी भी 4 टाइप्स होती है ब्रेन ट्यूमर की? ब्रेन ट्यूमर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और वो सेल्स पर डिपेंड करता है कि सेल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो। और दूसरा मेजर टाइप्स अगर देख लें तो ये ट्यूमर्स की 2 हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। और ब्रेन ट्यूमर्स में प्राइमरी जो अपना दिमाग का ट्यूमर है, या सेकेंडरी जैसे आपने बताया कि कहीं और से फैल के और वो ब्रेन में आ जाता है। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे आ गए तो तरीका इलाज इसका क्या है? क्योंकि अब तो काफ़ी मतलब रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी मुख्तलिफ ट्यूमर्स के लिए होती है। साइबर नाइफ का भी हम नाम सुनते हैं, वो भी काफ़ी। अच्छा, तरीका इलाज जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और जाहिर सी बात है हर कैंसर का तरीक़ाकार इलाज अलग होता है, मगर जो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम ब्रॉडली बात करें तो वो कि इसकी सर्जरी हो, बायोप्सी जाए, और फिर उसके बाद वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर की टाइप कौन सी है, कौन सी स्टेज पर है, किस उस पर, तो उस पर डिपेंड करता है कि आगे आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिले या नहीं मिले। ओके, चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद राफे फॉर बीइंग विद अस। आपने काफ़ी मुफीद मालूमात मुख्तसर टाइम में हमें दी और जाहिर है कि काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी रेड फ्लैग इस तरह का सामने आए तो उसको इग्नोर ना करें, पेन किलर्स पे ना जाएं, बल्कि किसी मॉलेज के पास जाएं ताकि इलाज हो सके। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं जी। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, उसकी कई मिसालें मौजूद हैं और जाहिर है कि टैलेंट ऐसा भी होता है कि जिसकी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क कदर की जाती है। तो ऐसे एक टैलेंटेड शख्सियत हैं तैयब अली, जिनकी शानदार फोटोग्राफी का एतराफ़ इटली में भी किया गया है, यानी कि कहाँ पाकिस्तान कहाँ इटली, और आलमी नुमाइश के लिए उनकी तस्वीर मंतखब की गई है और कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 32 मुल्कों की 40 तस्वीर पेश की जाएंगी। तो मतलब आप देख लें कि आर्ट कितना खूबसूरत है इनका, इट्स मेस्मराइजिंग। अच्छा, अब यह है कि उनका काम की जो ख़ास बात है वो है स्ट्रीट फोटोग्राफर होना। एक तो होता है किसी काम का शौक़, लेकिन उनको फोटोग्राफी का शौक़ नहीं बल्कि जुनून है, जिसे पूरा करने के लिए लाहौर की गलियों में घूमते हैं ताकि दिल को छू लेने वाला एक मंजर कैमरे में महफूज कर सकें। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैयब अली साहब, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अब बहुत शुक्रिया जी फॉर बीइंग विद अस। ये मुझे बताइएगा कि हमसे तो नॉर्मल तस्वीरें नहीं खींची जाती, हम सोचते हैं कि इस एंगल से खींच लें, इस एंगल से खींच लें, अपनी तस्वीर ढंग की नहीं आती। आप तो इतनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी करते हैं, कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ी या गॉड गिफ्टेड था ये? माहिर फोटोग्राफर बनने के लिए तो एक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा क्लिक्स और बहुत ही ज़्यादा आपको इसके अंदर अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। कि अगर आपका ये पैशन है, आपका शौक़ है, आपका जुनून है, फिर ही आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़कर फिर आप एक माहिर फोटोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको वैसी एक एज आ हॉबी लेकर चल रहे हैं तो फिर एक आप माहिर फोटोग्राफर बनना फिर आपके लिए मुश्किल है। लेकिन इसके अंदर अगर आप माहिर फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी आप बड़े फोटोग्राफर्स आप देख लें, जितने भी आपको इस फील्ड के अंदर नज़र आ रहे हैं, अगर वो आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत है। बहुत मेहनतों के बाद उन्होंने इस सफ़र को तय किया, फिर जाकर वो ऐसी मंजिल पे पहुंचे हैं कि जहां पर पूरी दुनिया जो है ना आज उनका नाम ले रही है। अच्छा, कितने अरसा हो गया आपको फोटोग्राफी करते हुए, और आपकी तस्वीरों का कोई मौजू होता है, कोई टॉपिक है ख़ास? स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं तकरीबन पिछले 8 साल से ही कर रहा हूँ और 2016 से तकरीबन मैं इस स्ट्रीट फोटोग्राफी की फील्ड के अंदर हूँ। और ये फोटोग्राफी जब मेरा जो करने का मकसद है, असल मेरा मकसद
इस स्ट्रीट फोटोग्राफी का करने का, वो मेहनत कश जो लोग हैं उनकी मेहनत को दिखाना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उनके पास से गुजर जाते हैं लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी जो ज़िंदगी, उनकी जो मेहनत है उसको किसी तरह से कैप्चर करूं, उनकी वो जो एक लाइफ उनकी जो गुजर रही है उसको अपने कैमरे के अंदर वो कैप्चर करके मैं उनके उन इमोशंस को, उनकी लाइफ को, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर उस तस्वीर के पीछे की जो पूरी एक कहानी है उसको मैं बयान करना चाहता हूँ कि हर एक जो तस्वीर है उसके पीछे की एक कहानी होती है। अच्छा, एक चीज़ ये फरमाइएगा कि हम नेट जियो या इधर उधर देख रहे होते हैं कि वहाँ पर काफ़ी एक ख़ास शॉट के लिए वो घंटों घंटे बल्कि दिनों इंतज़ार करते हैं, बाज़ औक़ात महीनों इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट फोटोग्राफी में ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी ख़ास क्लिक के लिए इंतज़ार करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं? एक क्लिक के लिए शायद कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, बल्कि मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा तजुर्बा हो चुका है कि मैं एक थीम को सोचकर अब जब निकला हूँ कि मुझे इस तरह की तस्वीर बनानी है, तो उस तस्वीर को बनाने के लिए कई दफ़ा मुझे वो उस लाइट का वेट करना पड़ता है कि मुझे उस तरह की लाइट चाहिए कि मुझे अगर तो मैंने गोल्डन आवर्स के अंदर पिक्चर लेनी है तो मुझे वो लाइट, सूरज किस तरफ होगा, कहाँ से लाइट आ रही होगी, क्या डायरेक्शन होगी और किधर से सब्जेक्ट आ रहा होगा तो मैंने किधर से उसकी पिक्चर लेनी है। तो उसके लिए कई दफ़ा आपको वेट करना पड़ता है और काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है एक ही पिक्चर के लिए। और मैं ख़ुद की भी अगर बात बताऊँ तो एक दफ़ा मैंने अंदरून के अंदर तकरीबन 12 घंटे खुद मैंने गुजारे हैं और काफ़ी दफ़ा कभी 4-5 घंटे लग जाते हैं और 12-12 घंटे भी अंदरून के अंदर मैंने गुजारे हैं कि सिर्फ कुछ तस्वीरों के लिए कि मुझे जो अपना थीम है वो मिल जाए, जो अपने मतलब की जो मुझे तस्वीर चाहिए वो मुझे मिल जाए। चलें जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच तैयब अली फॉर बीइंग विद अस। और वाकई इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि इसीलिए बड़े एहतियात से आपने काम किया। तो आई एम श्योर कि आपको अगर तस्वीर आपकी सेलेक्ट की गई है नुमाइश के लिए तो आई एम श्योर कि यू विन अ प्राइज़ देयर एज वेल और आगे भी प्रोजेक्ट्स में आप कामयाबी हासिल करें। तो आपने देखा जी कि एफर्ट करें तो कितना फ़ायदा होता है और ख़ास तौर पर ये कोई भी काम आसान नहीं। हम कैमरा फ़ोन्स लेके समझते हैं कि हम भी बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, अपनी तस्वीर पहले ढंग से खींच लें और अपने दोस्तों की ढंग से खींच लें, क्योंकि मैं अपनी फिर भी ठीक खींच लेता हूँ, दोस्तों की जब भी खींचता हूँ तो हमेशा ब्लर ही आती है, जानबूझ के नहीं करता, बस हो जाता है। विल टेक अ ब्रेक हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:06 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है और मैं ही हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती आज के दिन के लिए। तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और ऑस्ट्रेलिया सीम्स टू बी इन अ गुड पोजीशन। अब लेट्स सी कि क्या किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। बड़े पैसे मिलेंगे जो ये टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगा और ज़ाहिर है कि ये फाइनल हो रहा है तो दैट मैटर्स अ लॉट। इसके साथ साथ एक आपने सुना होगा, हम बात कर रहे थे कि रूसी तेल कब पहुंचेगा, रूस के साथ मुआहदा कैसे होगा। तो फाइनली वो चीज़ हो गई और अब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये मुल्क की तारीख में पहली बार रूसी तेल आइंदा हफ्ते पोर्ट कासिम पहुंचेगा और ये क्रूड ऑयल होगा। और ये जो परसेंटेज हम और प्राइस कैप की बात कर रहे थे, तो आलमी मंडी में जो तेल मिलता है उससे कम से कम 30% कम नर्ख पर यह तेल पाकिस्तान पहुंचेगा। और अब ज़ाहिर है कि उसको रिफाइन कैसे किया जाएगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। हम अपनी ज़ाहिर है कि इस्तेदाद के हवाले से भी बात करते रहे हैं कि हमारे पास एक रिफाइनरी है जो ये काम कर सकती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। दूसरी एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी और वो बड़ी कंसर्निंग थी कि एक पड़ोसी मुल्क के एक बड़े रिनोन हार्ट स्पेशलिस्ट थे, कार्डियक सर्जन थे, डॉक्टर गौरव, ही पास्ड अवे सडनली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। और वो बंदा आप ये देखें, ही हैड अ फिट लाइफस्टाइल, 16,000 सर्जरीज़ की हुई थी और बस ये है कि स्ट्रेस परहैप्स वाज द फैक्टर कि जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो बहरहाल काफ़ी होते हैं कंसर्न, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई करें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें तो इन बीमारियों से आप बच भी सकते हैं। टॉप स्टोरीज पर ज़रा नज़र डालते हैं। मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा एजाज, कराची में बनने वाली फिल्म इन फ्लेम्स के आलमी अवार्ड मेले में चर्चे। कांस फेस्टिवल में रंग जमाने वाले नामवर अदाकार और कॉमेडियन अदनान शाह टीपू ने शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद समेटी। वालिद की ख्वाहिश को पूरा कर दिखाया, अपनी सलाहियतों का भी लोहा मनवाया। पहलवानों के शहर से ताल्लुक रखने वाली बहनों ने नेशनल गेम्स में धाक बिठा दी। वेट लिफ्टिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।
और करोड़पति से लखपति, जड़ावाला में करोड़पति भिखारी की कहानी का ड्रॉप सीन। नाके पर मेरे 7 लाख रुपए छीनकर 3 करोड़ की कहानी गढ़ी। भिखारी मुजफ्फर ने पुलिस की 2 नंबरी का पोल खोल दिया। अच्छा जी, अब एक जो सिलसिला वाज़ेह तौर पर शुरू हो चुका है वो है जी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का। ईद कुर्बान इसी महीने है और इस हवाले से आप ये देखिए कि तैयारियां जोरों शोर से जारी है। हमारे एक दोस्त भी कल ही मंडी का चक्कर लगा के आए हैं और बड़े एक्साइटेड हैं इस हवाले से कि वो जानवर हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो एक्साइटेड है, हम सब भी एक्साइटेड हैं और ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इस वक्त गली मोहल्लों में जानवरों की आमद शुरू हो चुकी है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बड़ा खूबसूरत और नायाब जानवर लेके आए ताकि देख के आशीष कर सकें, लेकिन मकसद जो है वो कुर्बानी का और ईसार का होना चाहिए, दिखावे का नहीं। लेकिन फिर भी कोई जानवर अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ तो बनती है। कराची की मवेशी में हर साल नायाब, खूबसूरत और भारी भरकम जानवर लाए जाते हैं जिन्हें देखने और खरीदने वालों का रश लगा रहता है। इस बार भी एक खास नस्ल की गाय लोगों की तवज्जो का मरकज है। कद तो छोटा है लेकिन कीमत इतनी ज्यादा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएं। तो अफजल परवेज हमें मजीद बताएंगे, बताइए जी। सदफ, अशफाक देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं आपको एक ऐसे ही कुर्बानी के जानवर के बारे में बताऊंगा जिसका कद तो बहुत छोटा है लेकिन उसके रेट सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और आप भी हैरान रह जाएंगे। ये इतनी महंगी क्यों है भाई? ये महंगी इसलिए नायाब है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये इसके मैं 1 करोड़ पे मांग रहा हूँ। वेट इसका तकरीबन 35 फीट है इसका। इसके भी लास्ट लगाए हैं 38 और सबसे पहले लगे थे इसके 28। जी सदफ, अशफाक देखा आपने, भोली के रेट सुन के तो हम सब कुछ भूल गए। मवेशी मंडी में जो है शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। जी अच्छा जी, तो बात दरअसल ये है कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब जो है वो रेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा मुनासिब होना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज जो है वो काफ़ी लोगों के लिए परेशानी होगी क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं रह गई है। दुनिया के जिन ममालिक में हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं वहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड महंगाई हो रही है, लेकिन वहाँ पर चक्कर ये है कि थोड़ा सा मामलात जो हैं वो थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जो है वो महंगाई के हाथों पे इसके बड़ा मसला जो है वो पैदा हो जाता है। और एक चीज़ और भी है कि आप लोगों को अपने अतराफ़ भी नज़र डालनी चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से हो सकता है चीज़ें मैनेज करें, लोगों की मदद करें, लोगों को सपोर्ट करें। अच्छा जी, बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका ही परेशान है। ज़ाहिर है कि हम परेशान हैं, आप परेशान हैं, जो लोग अच्छा कमाते हैं वो भी परेशान हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करने वाले कुली भी मुश्किलात का शिकार हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो लोग जो चंद पैसों के एवज़ इधर से उधर सामान ढो के सप्लाई करते हैं, कितना मुश्किल होता है उनके लिए। एक तो वज़न भी उठाते हैं, कम पैसे भी मिलते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं और बजट में उनके लिए तो ज़ाहिर है कोई भी आपको रिलीफ नज़र नहीं आता। क्या उम्मीदें उन्होंने लगा रखी हैं, रोहा फातिमा अपनी रिपोर्ट में बताएंगी कराची से। महंगाई आसमानों को बातें कर रही है। इसी हवाले से जो मजदूर तबका है जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरों की राह तकते हैं ताकि उनका भी गुजारा हो जाए, वो क्या इस बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अच्छा जी, अब ज़रा हम तज़किरा कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान का नाम बहुत से लोग रोशन कर रहे हैं और जब भी ये होता है इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड और हम बड़े ऑनर्ड फील करते हैं कि जी दुनिया में वैसे तो कई जगह बात करें तो गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, हालात के हवाले से मुल्क की बदनामी खुदा न ख्वास्ता हो रही होती है और ज़ाहिर है कि हम लोग भी जो मुल्क से बाहर जाते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर कि जी बड़े बुरे हालात हैं ये। लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा जो फिल्मी मेला है यानी कि कांस का, वहाँ पर पाकिस्तानी सितारों की एक जगमगाहट हो रही है। और क्यों? वो इसलिए कि कराची में एक फ़िल्म बनी है जिसने वहाँ पर रंग बिखेर दिए हैं। अच्छा, मुल्क के नामवर अदाकार और कॉमेडियन हैं अदनान शाह टीपू, उनकी फ़िल्म है इन फ्लेम्स। ये कांस फेस्टिवल के 76वें सालाना मेले में उसका रंगारंग प्रीमियर हुआ और गुज़िश्ता माह होने वाले इस वर्ल्ड प्रीमियर में फ़िल्म के 6 शोज़ रखे गए थे। अच्छा, सादा सी कहानी है, जज्बात से भरपूर फिल्म है और इसको मेले के शुरका ने खूब सराहा है और शानदार परफॉर्मेंस पर कास्ट ने दाद भी वसूल की है। और कैनेडियन निजात पाकिस्तानी फिल्म साज हैं ज़रार खान इस हॉरर फिल्म के हिदायतकार और मुसन्निफ हैं और 43 बरसों में कांस फिल्म में पेश की जाने वाली पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फिल्म है। तो इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान शाह टीपू। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। थैंक यू। ये ज़रा बताइएगा, ज़ाहिर है कि मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा था कि अभी तक मैं ये फिल्म नहीं देख पाया हूँ, बट आई वुड लव टू सी दैट। अभी तक कोई भी नहीं देख पाया और
हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, कि 3-4 महीनों में इसकी स्क्रीनिंग पाकिस्तान में बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, टेल अस मोर अबाउट दिस मूवी। ये फिल्म है, शॉर्ट फिल्म थी ये? नहीं, ये प्रॉपर फिल्म। कितनी दौरान ये की? मेरा ख्याल है 70 to 90 मिनट। 70 to 90। इसका टॉपिक क्या था और ये वहां पर इतनी मकबूल क्यों हुई? इट्स अबाउट एम्पावरमेंट। कोई भी चीज जब आप, वो पंजाबी का एक शेर है, माली दा कम पानी लाना, मशका भर लावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो इट वाज ए ग्रेट एफर्ट बाय द होल टीम और बड़ी सिंसियरिटी से बनी हुई चीज है। टॉपिक बहुत अच्छा था एंड द वे एवरीबॉडी परफॉर्म, इट वाज फैबुलस। और अगेन द एडिट वाज ऑसम, द डायरेक्शन वाज ब्रिलियंट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। हर चीज, कोई भी चीज जो होती है वो जब मुकम्मल तौर पर अच्छी होती है तो वो अच्छी होती है। इसमें डायरेक्टर से लेके हमारे ENG के स्टाफ तक, एवरीबॉडी वाज ऑन देयर फीट, एवरीबॉडी पुट देयर हार्ट एंड सोल इन दैट एंड द रिजल्ट इज हियर। अच्छा, और दूसरा मैंने ये देखा है कि मुल्क के बाहर के जो फिल्मसाज हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ अगर अच्छी मिलें, टॉपिक्स अच्छे मिलें तो दे आर विलिंग टू डू दैट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इन्वेस्ट ऑन कंटेंट। हम कंटेंट पे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप कुछ इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट के साथ इनलाइटमेंट भी हो तो थोड़ा चीज़ें बेहतर हो सकती है। अच्छा, वहाँ पर 6 शोज रखे गए। जी। इस फिल्म का चुनाव किस कैटेगरी में हुआ था? डायरेक्टर्स फोटे में। ओके। तो 40 साल के बाद, आफ्टर ब्लड ऑफ हुसैन, ओके, इन फ्लेम्स इज द सेकंड पाकिस्तानी फिल्म व्हिच रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन कांस फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, इसका नाम भी बड़ा यूनिक है। ये किस एतबार से ये चुना? ये तो डायरेक्टर साहब और राइटर प्रोड्यूसर, ये तो उनका है, उनको नंबर जाते हैं। दे selected a very good name which haunts you. Tell us a bit more about, if you can, about the story of the movie, कि इसके अंदर है क्या basically? मैं पूरी तो नहीं बता सकता, but I can just tell you about the central idea. Central idea is about the empowerment of women. Women. कि जब ख़वातीन जो है अपने आप पे जीती हैं तो मुआशरा किस तरह उनको तंग करता है। Basically, it's a request to the society, let them live. और it also makes women stronger. If they're strong, they're brave, they're confident, they can survive. ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं टीपू। वैसे लोग आपको देख के कहते हैं कि जी ही इज अ कॉमेडियन, और जाहिर है कि वो हंसते हैं, मुस्कुराहटे बिखेरते हैं, लेकिन अंदर से इंसान, आर्टिस्ट सबसे ज्यादा हसास होता है। और वो ज्यादा कि हमारे आदत है, हम बगैर रिसर्च किए बात करते हैं। अगर आप मेरे 25 साल की कैरियर को देखें तो मेरे ख्याल 8 सिटकॉम भी नहीं होंगे। मेरी तो रीजन ऑफ फेम जो है, क्लेम ऑफ फेम जो है, वो वर्सटिलिटी है। एग्जैक्टली। तो हम रिसर्च नहीं करते। हम आई एम सॉरी टू से लिखी लिखाई बातें कर देते हैं, जो भी इधर से मिला उधर से मिला। वी डोंट गूगल इट। हम अभी तक वहीं के वहीं फंसे कि जो किसी ने कह दिया सो कह दिया। आप देखिए क्या कहते हैं, मालिक में मैं कॉमेडियन तो नहीं था, क्या कहते हैं दुख्तर में मैं कॉमेडियन तो नहीं था, कजरारे में, वेलकम टू कराची में, यू लुक एट द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। हाँ नहीं, काइंड ऑफ वर्क, वार्ड नंबर 7, क्या कहते हैं, ड्रामा 1, मैं, सुनो चंदा, सब सेट है। I mean, kind of things I have done. There are plenty of things. लेकिन एक चीज़ ये है कि जहाँ पर बात आ जाती है हसासियत की, अगर हम इस जॉनरा की बात कर लें, कॉमेडी की भी सिर्फ, तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं या वैसे भी सेल्फ आर्टिस्ट, क्योंकि जाहिर है कि जब आपने एक कैरेक्टर में जाना होता है, भले कॉमेडी हो या कोई भी कैरेक्टर हो, आप उसके अंदर पूरा उसको ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है आपका हसास होना, आपका फील करना कि ये हो क्या है। हर इंसान सेंसिटिव होता है, लेकिन आर्टिस्ट को थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। फिर और जो भी बंदा सांस लेता है, मैं कहता हूँ वो सेंसिटिव होता है। किसको दर्द नहीं होता, कौन दुख नहीं महसूस करता, कौन खुशी महसूस नहीं करता। बट हाउ यू पेंट योर इमोशंस ऑन द स्क्रीन, दैट्स व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। फिर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये अगर आप अच्छा काम करेंगे, मेरे तो सिंपल सा फार्मूला है आर्ट का, अगर मैं आपको महसूस नहीं होता तो मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। वरना एक्टिंग तो आप भी कर रहे हैं, हर बंदा जो भी है दुनिया में है, एवरीबॉडी इज एक्टिंग। एवरीबॉडी इज एन एक्टर। अच्छा, और ख़ासतौर पे ये जो मूवी है, मैं वैसे भी बात करता हूँ इससे मुताल्लिक कि हम खुद अगर मतलब ये कि बंदे तो पुत्र बन जाएं, यानी कि आप ये देखें ना, लिव एंड लेट लिव वाला जो फार्मूला है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली। ठीक है, उसके ऊपर यकीन कर लें तो हम ऐसे ही, जैसे ख़वातीन से मुताल्लिक आपने बात की कि जिनके सर पे कोई साया, उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, उनकी ज़िंदगी या वैसे भी किसी की ज़िंदगी अजीरा न बनाए, कि हम अगर उधर करें ये हमारे साथ भी हो सकता है। देखिए, एक चीज़ होती है सिंपैथी, वेरी पॉजिटिव मैसेज। एब्सोल्युटली। एक चीज होती है सिंपैथी, एक चीज होती है एम्पैथी। हम कोई गिर जाता है, कहते हैं ओए बेचारा गिर गया, ये क्या बात है, उठा ले उसको यार। अगर मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगी, तो अगर मुझे, मैं ये चाहूंगा ना कि मुझे आके उठा ले। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी।
वो नीड टू हैव मोर एम्पैथी, नॉट द सिंपैथी, कि आप को कोई रीजन नहीं चाहिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। ऐसे इट्स अ गुड थिंग। अगर आप किसी की इज्जत करोगे, मोहब्बत करोगे, एहसास करोगे, तो आपका भी ये कुदरत का असूल है कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, कुदरत का ही उसूल है कि जो बोते हैं वो करते हैं। थैंक यू सो मच अदनान टीपू फॉर बीइंग विद अस, और आपसे आके बड़ी मुफीद गुफ्तगू है। और बिलाशुबा बात दरअसल यही है कि ये आर्टिस्ट हमारा ज़ाहिर है कि हमारा सरमाया है, और अदनान एक अरसे से माशाल्लाह काम कर रहे हैं और एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि ऐसी मज़ीद फिल्म भी बनेंगी, ज़ाहिर है फिल्म बनेंगी, लोग देखेंगे, और हम भी आई विल वेट फॉर दैट फिल्म टू कम। जब इसकी स्क्रीनिंग होगी तो लाजमी तौर पर देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसी तरीके से पैगाम दे सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद होती है, ये जज्बात, ये एहसास हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन बसा औकात हम उस तरह से उस पर बात नहीं कर पाते या काम नहीं कर पाते। लेकिन यह है कि इंसान का काम ही यही है कि वो है ना कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो ये चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए। तो बाकी ये है कि अब आगे जी क्या कर ले। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जी। हम एक बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि जी लकड़ी की काठी पे घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। अच्छा, ये काफ़ी मेरे लिए टंग ट्विस्टर बन जाता था। अच्छा, आजकल के दौर में ये जो हाथ से काठी तैयार करने का काम तकरीबन जो है वो नापैद हो चुका है, लेकिन चिन्योट में आज भी हाथ से काठी बनाने का काम जारी है, और जहां ज़मींदार और घोड़ों का नवाबी शौक रखने वाले लोग काठी बनवाने के लिए आते हैं। इस बारे में हम देख लेते हैं अमीर उमर चमन की रिपोर्ट। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट होगी, आई एम श्योर। देखिए। 3 सदियों से नस्ल दर नस्ल घोड़ों के लिए हाथों की मदद से आर चलाते हुए चमड़े पर इंतहाई बारीक और नफीस कढ़ाई के जरिए लाखों रुपए मालियत की मुख्तलिफ किस्म की जीन तैयार करने वाले नासिर के पास आज भी अंदरूने बैरून मुल्क से बड़े जिम्मेदार और नवाबी शौक पालने वाले आते हैं। 45 साल से काम कर रहा हूँ, ये हमारा भाई काम है जी। तकरीबन 3 सदियों से हमारा ये दादा परदादा कर रहे थे जी। ये जो हैंडीमैन काम होता है वो महंगा होता है, ये मशीन वाला जो काम होता है वो सस्ता होता है। 6 लाख रुपए मालियत और चांदी से तैयार करवाने वाले खरीदार का कहना है कि मशीन के जरिए चमड़े पर चांदी और नगीनों की कढ़ाई मुमकिन नहीं थी। हाथ से बनी चांदी की ये खूबसूरत जीन दूर से ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, और दूसरे शौकीन जिम्मेदारों के सामने अब दबदबा भी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में गया जहाँ मुझे जीन मिल जाए, लेकिन वहाँ ज्यादातर जीनें मशीनी काम में मिली। चिन्योट में नासिर साहब के पास स्पेशल हैंडमेड जीन तैयार होती है, और मैंने जो जीन पसंद की थी उसमें लेदर के साथ साथ 163 तोले चांदी इस्तेमाल हुई है, और इसमें मैंने जो स्पेशल नगीने लगवाए थे ना, वो नगीने बैरून मुल्क से मंगवाए थे। जीन तैयार करवाने वाले कहते हैं कि मशीनों के जरिए जीन सस्ती और जल्द तो तैयार हो जाती है, ताहम उनकी पायदारी नहीं होती। 21वीं सदी के इस मशीनी दौर में भी लोग हाथ से बनी जीन को बहुत पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिन्योट। अच्छा जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला का। जी, गुजरांवालों के चिड़ों के हवाले से हम बात करते हैं, वहाँ के खाबों के हवाले से हम बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ के पहलवानों के हवाले से बात ना करें। तो वहाँ पर जनाब 2 बहनों ने नेशनल गेम्स में अपना सिक्का जमा दिया है। 18 साल शफक वहीद डार और 17 साल खदीजा वहीद डार ने वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में तगड़ी परफॉर्मेंस देकर सोने के तमगे नेशनल गेम्स में अपने नाम किए हैं। अच्छा, शफक का जो वेट कैटेगरी थी वो 49 किलोग्राम, जबकि खदीजा ने 64 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है जी। और कौमी गेम में 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। शफक और खदीजा के वालिद भी नेशनल वेट लिफ्टर रह चुके हैं, और बाप की ख्वाहिश पूरा करने के लिए बच्चियों ने वेट लिफ्टिंग जैसे मुश्किल खेल का इंतखाब किया। और फिर इससे पहले 2021 में नेशनल विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी मेडल्स जीत चुकी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर शफक वहीद डार और वेट लिफ्टर खदीजा वहीद डार। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो नेशनल गेम्स में जो आपने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है उस पर मुबारकबाद। ये शफक, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ये आसान नहीं ये खेल, इसका स्पोर्ट्स का खेल का जो शौक है वो आपको कैसे पैदा हुआ और किससे मुतासिर हुए आप? अपने वालिद साहब से? ये वेट लिफ्टिंग मेरे बाबा पहले किया करते थे। मेरे बाबा आर्मी कोच रह चुके हैं, खुद भी पहले प्लेयर रह चुके हैं। तो वेट लिफ्टिंग का शौक़ इसी तरह पैदा हुआ। बाबा अपनी वीडियोस वगैरह चेक कर रहे थे तो मैं साथ उनके पास बैठी थी। बाबा से मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, उन्होंने मुझे बताया कि वेट लिफ्टिंग है, ये प्लेयर्स की गेम है ना।
तो मैंने भी उनको बोला मुझे भी ये वेट लिफ्टिंग करनी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत टफ़ गेम है, लोहे के साथ लोहा होना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने बाबा से बोला कि मैं कर सकती हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर हमने बहुत ज़िद की, फिर वो आस्ता आस्ता हमारी बात पे कायम हो गए, उन्होंने हमारी बात मान ली। तो इस तरह मैं बाबा की तरफ से देख के वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। अच्छा खदीजा, आपने भी अपनी बहन की तरह कौमी गेम्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो ये आप भी ज़रा बताइए कि आपका रुझान कैसे हुआ, बहन को देख के या फिर वालिद साहब को देखकर, या खुद ही शौक था आपको पहले से? मुझे बाबा जानी की तरफ से देख के शौक पैदा हुआ। वेट लिफ्टिंग करते थे और उनकी वीडियोस देख के तो मुझे भी शौक पैदा हुआ और मैंने भी इसरार किया कि मैंने भी वेट लिफ्टिंग करनी है, तो फिर मैंने भी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। अच्छा, आप लोगों में से पहले किसका ट्रेनिंग का आगाज पहले किसने किया था और वेट लिफ्टिंग की तरबियत एक साथ ही शुरू की थी आपने? शफक? वेट लिफ्टिंग हमने इकट्ठे स्टार्ट की। हमारे बाबा हमारे पहले कोच रह चुके हैं। मुश्किलात हमें काफ़ी ज़्यादा आई। हमने अपने घर में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, छत पे हम ट्रेनिंग किया करते थे, मौसम के हिसाब सर्दी गर्मी साथ थी, तो काफ़ी मुश्किलात हमें आई हैं। काफ़ी टफ ट्रेनिंग रही है हमारी। बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग की है हमने, धूप में भी ट्रेनिंग की है, बारिश में भी ट्रेनिंग की है, हर तरह की ट्रेनिंग हमने साथ साथ रखी है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है हमने। पहले तो कोच हमारे बाबा रहे हैं, सेकंड फिर बाबा की कुछ वो खुद भी जॉब के सिलसिले में थे और उन्होंने जॉब वगैरह भी थी, आर्मी में रहे हैं, तो बाबा अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से कराची भी जाना पड़ा उन्हें, तो फिर हमें क्लब ज्वाइन करना पड़ा और हम चौधरी अमीन क्लब में ट्रेनिंग करते हैं। हमारे उस्ताद राशिदुद्दीन भट्ट हैं और बाबा के साथ रात को ट्रेनिंग हम अपनी बाबा को बताते हैं, सुबह टाइम अपनी ट्रेनिंग कोच के पास जाके किया करती हैं। ऑलराइट जी, अब ज़रा ये बता दीजिए खदीजा कि आप पहली बार क्या नेशनल गेम्स का हिस्सा बनी हैं या इससे पहले भी इस इवेंट में परफॉर्म कर चुकी हैं? मैंने भी 2021 में नेशनल खेली थी, तब मैं सिल्वर हुई थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी वाले नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत शुक्रिया आपका खदीजा और शफक, आप बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और आगे भी हमारी दुआ है कि आप पाकिस्तान के लिए और अपने लिए परफॉर्म करती रहें। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे ट्यून्ड। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 12 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा और आपको बताया था हमने पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब बताइएगा क्या होगा आज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर के बाद 12 बजे समाअत का वक्त रखा गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा और आज की समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से इस मामले पर अदालत की मुआवनत करेंगे। हुकूमती जवाब भी इस मामले पर जमा करवाया जाएगा, जबकि जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि अगर सियासी जमातें चाहें तो वो भी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ और अपना जवाब जो है वो अदालत में जमा करवा सकती हैं। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक और इसी से मुतल्लिका कानून साजी जो है, जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स जिसकी समाअत गुज़िश्ता रोज हुई थी, वो भी इसी से एक मिलता जुलता कानून है, उस पर भी गुज़िश्ता रोज समाअत हुई, ताहम कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई हुक्म इम्तना नहीं आया। लिहाजा जो आज की समाअत है इसकी अहमियत खासी ज्यादा है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब पहली समाअत पर उसने इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया था और आज इस मामले पर अटॉर्नी जनरल और जो दीगर फरीकैन हैं उन्हें सुनकर क्या फैसला करती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज, हमें तफसीलात दे रहे थे। जाहिर है अभी तो वक्त है, तकरीबन 12 बजे समाअत शुरू होगी, तो विल सी के व्हाट हैपेंस। अभी तक नोटिस जारी किए गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी हम बात करें कि वैसे कराची में सूरत हाल आपके इल्म है कि क्या है, गर्मी शदीद है, सूरत हाल अजीब सी है। पंजाब में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत ही मुख्तलिफ है कि मई के महीने में बारिश का एक नया रिकॉर्ड बन गया है
और 127% यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है गुज़िश्ता साल के निस्बत, और गुज़िश्ता 63 साल में दूसरी मरतबा ये मई के महीने में बारिश का ये रिकॉर्ड बना है। पंजाब में जून में भी बारिशें जारी हैं, यानी कि बारिश जारी है, और इस महीने बारिश बरसाने वाले मज़ीद 3 सिस्टम आ रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ बारिश भी हो रही है, यालाबारी भी हो रही है, और लाहौर में तूफ़ानी हवाओं से दरख्त भी उखड़ गए, दीवारें गिर गई। इस नौयत के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ गुजरात, मुल्तान, खानेवाल और भावलपुर में भी बादल खूब बरसे हैं। अच्छा, साथ साथ ओले भी पड़े, रही सही कसर यानी कि वहाँ पर निकल गई। अच्छा, मरी, गिलियात, कोटली और मीरपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। तो ये सारी सूरत हाल है जो हमने आपको बताई मौसम के हवाले से। तो आगे क्या हो सकता है, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस क्या हैं, तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये सिस्टम्स इस तरह से आ रहे हैं या कैन वी कनेक्टेड विद ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज? जी बिल्कुल, अभी हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो पूरी वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से ये सारे फिनोमेनस हो रहे हैं। और नॉर्मली जो मई की आपने बात की है, मई और जून पाकिस्तान में गर्म तरीन माह होते हैं, लेकिन इस मरतबा जो वेस्टर्ली जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं स्टिल वो पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। और जैसे मई में भी कम से कम 4 ऐसे सिलसिले थे जिन्होंने जो रेन दी है और बहुत ज्यादा रेन दी है, जिसकी वजह से बहुत ठंडा रहा। और ये जून में भी अभी कम से कम 2 से 3 और सिस्टम आएगा, जिसकी वजह से और बारिशें होगी। अभी जैसे आपने कहा साउथ पंजाब और लाहौर वगैरह में काफी बारिशें, और अभी आने वाले दिनों में तो थंडरस्टॉर्म और डस्टॉर्म और ज़ालाबारी अभी चांसेस हैं इस किस्म के। साहब वहाँ पर तो सब ठंडे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठंडे ठार हो गए। कराची में सूरत हाल बड़ी बुरी है, यहाँ पर तो हम गर्मी में मर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? जी इस मौके पे मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। एक समुद्री तूफान बना हुआ है जो कराची के साउथ में है। आज उसकी कोई 1200 किलोमीटर दूर है साउथ में, और ये मूव कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान के कोई कोस्टल इलाकों को। तो उसकी वजह से अभी ये गर्मी है वो जो साइक्लोन वहां पे बना हुआ है। कोई डिप्रेशन वगैरह या कुछ इस तरीके से हवा शवा रुक गई है लगता है उसकी वजह से? जी डिप्रेशन नहीं, वो साइक्लोन है और बड़ा सीवियर साइक्लोन है। अच्छा। एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। अच्छा, ये जो 127% ज्यादा बारिश हुई है, इसका कोई फायदा है या नुकसान है? क्या हमारे पानी के ज़खायर पे इस पे मुस्बत असर पड़ेगा? फसलों के हवाले से कैसी रही हैं बारिशें, और जो अभी हो रही है मजीद वो कैसी रहेंगी? ये देखिए, अभी जैसे हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं जिसमें तरबेला और मगला है, तो इनमें अगर हम सूरत हाल देखें तो पिछले साल की निस्बत काफी अच्छी सूरत हाल है। मैं अगर आपको बता सकूं तो तरबेला के पिछले साल जो था 1398 फीट पानी था, जो अभी आज जो है 1426 फीट है। ओके। और इस तरह मगला में पिछले साल था 1070 और आज जो है 1133 फीट है। तो इनसे फायदा तो हुआ है, कुछ मेल्टिंग भी हो रही है जो नॉर्थ में है, तो फायदा तो इसका काफी ज्यादा हुआ है। तो इस जो टेम्परेचर कम होने से कई नुकसान भी हुए, जैसे जो आम की फसल है इसकी कोई ग्रोथ सही नहीं हुई, उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल उसके लिए गर्मी चाहिए होती है आपको। जी बिल्कुल, गर्मी चाहिए होती है। और जैसे आजकल ज्यादा जो पंजाब की अगर बात करें तो कपास की जो फसल है साउथ पंजाब या सिंध में, तो इसके लिए ये टेम्परेचर गर्म होना जरूरी है। तो ये बड़ा कंसर्निंग है। अच्छा चले, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूँ शहर कायद के हवाले से कि यहाँ पर बारिश की कोई तवक्को है जून के महीने में? किस जगह? सॉरी मैं समझा नहीं। कराची में बारिश की तवक्को है जून के महीने में या बाकी जो अभी? जी बिल्कुल, अभी जैसे मैंने वो बात की है समुद्री तूफान की, तो वो कुछ अभी उसका थ्रेट तो नहीं है, अभी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी 5-6 दिन तक वो अभी स्टिल मूव करेगा। तो अभी कुछ दिनों बाद जब ये करीब आएगा तो उसमें इस कराची और जो हमारी साली पट्टी है इसमें तेज हवाएं चल सकती है और बारिश भी हो सकती है इसमें। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद थे। और बारिश देखें जो हो रही है उसके हवाले से उन्होंने भी ये कह दिया कि ये ग्लोबल फिनोमिना है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके नतीजे में वक्त से पहले या वक्त से ज़्यादा, ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है। और इसके ज़ाहिर है कि अच्छे असरात तो नहीं होते। आम के ऊपर मुस्बत असरात नहीं पड़े, आड़ू के ऊपर कितने मनफी असरात पड़े हैं, फिर ये जो ओले पड़ रहे हैं इससे भी, फिर कपास के लिए भी एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है तो उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। तो इट इज़ वेरी कंसर्निंग। अच्छा जी,
अब जरा हम तस्करा कर लेते हैं बजट के हवाले से। बजट जो है वो पेश किया जाना है कल, और इस हवाले से डिटेल्स जो सामने आई हैं वो जरा आप तक पहुंचा देते हैं। बजट का हजम जो है 13,800 अरब रुपए से जायद होगा, जराए ये बताते हैं, और 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए हो सकती है। अच्छा, फिर नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए हो सकती है। फिर 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जा सकते हैं, और ये बजट तजावीज़ है ज़ाहिर है। और तरक्याती बजट जस्ट इमेजिन 1150 अरब रुपए का रखा गया है, बल्कि 1100 अरब रुपए का बताया गया है। साथ साथ स्टोरी अपडेट हो रही है ना, आपको पता है ये भी होता रहता है कि आप पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ अपडेट्स भी आ जाती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आइंदा बजट जो है वो और फाइनेंस बिल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 9 जून को फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार 9 जून को बजट तकरीर में फाइनेंस बिल के कुछ निकात से ऐवान को आगाह करेंगे। और क्या मजीद हो रहा है इस हवाले से शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, जो तजावीज़ दी जा रही हैं उस हवाले से मैं आपको ज़रा बता दूं कि रवा माली साल के निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेंगे, और नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़्यादा टैक्स का फैसला। फिर दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, और तैयार प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वालों में नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला है। रिटेल सेक्टर पर आए टैक्सेस, होलसेल पर आए टैक्सेस बढ़ाने का फैसला। नॉन फाइलर्स के लिए प्राइस बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त करने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा, और फिर इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर कम से कम टैक्स की शरह को बढ़ाने की तजवीज़ है। दरामदी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शिक 148 के तहत बढ़ाया जाएगा। और फिर यह है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त जो है उस पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगनी होगी, और बजट में नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स के निस्बत दुगनी करने का फैसला भी किया गया है। चलें जी, कुछ चीज़ें जो बता दी हैं, बाकी तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। और हमारी जो बजट की ट्रांसमिशन होगी वो भी आप लाजमी तौर पर देखिएगा ARY न्यूज़ पर। अभी एक ब्रेक लेते हैं। सब चलो पार्टी बनाएं, आजकल यही सब सोच रहे हैं। तो इस हवाले से परवेज़ खटक साहब कैसे अलग रहें, वो भी एक अलग अपनी सियासी जमात बनाने पर गौर कर रहे हैं। पार्टी का नाम और उसके मंशूर की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है, और फिर क्या हुकूक सर फहरिस्त होंगे। उन्होंने साथ ही साथ 50 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली की हिमायत का दावा किया है। तो ज़ियाउल हक साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ज़ियाउल हक, क्या नाम हो सकता है मुमकिन तौर पर पार्टी का? एक तो परवेज़ खटक साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं, साबिक वज़ीर दिफा भी हैं, मुख्तलिफ पार्टियां तब्दील करते रहे हैं। जब 2002 में भी जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लगा था, उस वक्त भी अवामी नेशनल पार्टी से एक ग्रुप तोड़कर उन्होंने एक पार्टी बनाई। उस वक्त भी सूबाई हकूक की बात होती थी, और सूबाई हकूक में ये पार्टी का नाम तो भी ये तजवीज़ करने की कोशिश करेंगे अब दोबारा, क्योंकि उसके वो मुशावरत कर रहे हैं। और परवेज़ खटक साहब के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो उन लोगों की तलाश में हैं तो जो कि अपने हलकों में सीट को जीत सकें, और उनके बारे में जो लोग उससे मिले हैं तो उनका ये ख्याल है परवेज़ खटक साहब का, जो नाज़िर करीम के साथ जो लोग गए हैं तो वो अपनी सीटें जीत सकेंगे। लिहाजा उस ग्रुप की इतनी अफादियत उनकी नजर में नहीं है, इस वो अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। उनका खैबर का है। और चलें लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ज़ियाउल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज़ एंड में हम थोड़ा सही तरह से नहीं सुन पाए, लेकिन बहरहाल मुतमइन नज़र क्या है, मुद्दा क्या था, वो यही है कि जी परवेज़ खटक साहब भी सोच रहे हैं कि कोई अपनी अलग से शनाख्त बनाए। प्रोग्राम से पहले इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।